वेंसडे सीजन 2 में अब तक वेंसडे अपनी साइकिक शक्तियां खो चुकी थी, लेकिन शक्तियां जाने से पहले उसने एक भयानक विजन देखा, इनिड की मौत। वो मौत जो वेंसडे की वजह से ही होने वाली थी। उसे बचाने की कोशिश वेंसडे को विलो हिल तक ले गई, जहां कैद थे मॉन्स्टर हाइड टाइलर, उसकी मास्टर थॉर्नहिल और वो खौफनाक ज़ॉम्बी स्लर्प। विलो हिल में वेंसडे को एक गुप्त प्रोजेक्ट लोइस का पता चला, जहां आउटकास्ट्स की शक्तियां चुराकर साधारण इंसानों को बेचा जा रहा था। इसके पीछे थे प्रोफेसर स्टोनहर्स्ट और उसकी बेटी जूडी। वेंसडे ने अपने अंकल फेस्टर की मदद से वहां कैद सभी आउटकास्ट्स को आजाद करा दिया। स्टोनहर्स्ट ज़ॉम्बी स्लर्प के हाथों मारा गया और जूडी भाग निकली, लेकिन इस अफरा तफरी में वेंसडे से अनजाने में टाइलर का सेल भी खुल गया। वो आजाद हो गया। सबसे पहले उसने अपनी मास्टर थॉर्नहिल को खत्म किया और फिर वेंसडे को बुरी तरह जख्मी कर इनिड की तलाश में निकल पड़ा। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। यकीन मानिए आपको काफी मजा आएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। टाइलर के हमले ने वेंसडे को कोमा में पहुंचा दिया था। हॉस्पिटल की बेड पे पड़ी वो हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। माँ मोर्टिशिया उसे हर रोज खून खराबे और हिंसक अपराधों की कहानियां सुनाती, इस उम्मीद में कि शायद वेंसडे अपनी पसंदीदा कहानियां सुनकर जाग जाएगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद मोर्टिशिया की गैर मौजूदगी में वेंसडे की अचानक आंखें खुल गईं। वो झटके से उठ बैठी और जैसे ही सामने देखा, हैरानी से जम गई। सामने खड़ी थी वीम्स, नेवरमोर की पुरानी प्रिंसिपल, जिसे सबने पिछले साल मरते देखा था, लेकिन इस वक्त वो वेंसडे के सामने साक्षात खड़ी थी। हैरान परेशान वेंसडे उठकर कमरे से बाहर निकल आई और तभी उसे एहसास हुआ वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घने जंगल के बीच खड़ी है। धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आने लगा शायद वो मर चुकी है, लेकिन वीम्स फिर उसके सामने आ गई। उसने बताया वेंसडे मरी नहीं है बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड में है और वीम्स उसकी नई स्पिरिट गाइड है। ये सुनकर वेंसडे भौचक्की रह गई, क्योंकि उसका स्पिरिट गाइड तो सिर्फ उसका कोई रिश्तेदार बन सकता था। इस पर वीम्स ने मुस्कुराकर कहा कि वो भी उसकी रिश्तेदार है, बस बहुत दूर की। वेंसडे की स्पिरिट गाइड बनी भी तो वही जिसका चेहरा देखकर भी उसे चिढ़ होती थी। वीम्स के चुटकियां बजाते ही वेंसडे कोमा से बाहर आ गई। इसी दौरान जेरिको शहर में जूडी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लोइस फैसिलिटी से भागे सारे आउटकास्ट पहले ही मर चुके थे। ऐसे में अगर उनमें से कोई भी जिंदा पकड़ा जाता तो सीधा जूडी सलाखों के पीछे पहुंच जाती। इस खतरे से निपटने के लिए जूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, एक शार्प शूटर जिसने कुछ ही समय में उन सभी आउटकास्ट्स को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया। अब बची थी केवल एक आउटकास्ट, पेशेंट नंबर 1938, वही मासूम सी दिखने वाली औरत जो लोइस फैसिलिटी में एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद थी। किलर अब उसकी तलाश में जमीन आसमान एक करने लगा। उधर वेंसडे की आज हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी। मौत को एक बार फिर चकमा देकर वो तैयार थी नए रहस्यों को सुलझाने, अपनी दोस्त इनिड को बचाने और टाइलर को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए। वो जैसे ही वार्ड से बाहर निकली तभी एक नर्स उसके लिए सूखे हुए फूल लेकर आई और बताया कि कोई वेंसडे के लिए ये फूल और एक नोट छोड़ गया है। वेंसडे ने देखा, नोट में लिखा था, आज तुम्हारी और इनिड की आखिरी रात होगी। उसी पल वेंसडे की नजर सामने पड़ी। सामने थोड़ी दूर पर टाइलर जहरीली मुस्कान लिए खड़ा उसे घूर रहा था। वेंसडे उसे पकड़ने भागी, लेकिन टाइलर साये की तरह गायब हो गया। इसी बीच नेवरमोर की रहस्यमयी दीवारें एक नई कहानी बुन रही थी। बियांका एजेक्स की मदद से अपनी माँ गैब्रियल को एक सीक्रेट तहखाने में छुपाने ले आई। गैब्रियल जो एक सायरन थी और मॉर्निंग सॉन्ग नाम के एक कल्ट से जुड़ी हुई थी। कल्ट का लीडर था गिडियन स्टर्लिंग, गैब्रियल का हस्बैंड और बियांका का स्टेप फादर। वो गैब्रियल की सायरन शक्ति से लोगों को वश में करके उन्हें मॉर्निंग सॉन्ग से जोड़ता और उन्हें जिंदगी को एक बेहतर रूप में जीने के सपने दिखाकर उनसे ढेर सारे पैसे ऐंठ लेता। अब तक गैब्रियल गिडियन के प्यार में अंधी होकर उसका साथ देती आई थी, लेकिन हाल ही में बियांका ने मॉर्निंग सॉन्ग कंपाउंड में FBI की रेड पड़वा दी। अपनी मां को कल्ट के भड़के हुए सदस्यों से बचाकर वो उन्हें यहाँ छुपाने ले आई, पर गैब्रियल डरी हुई थी क्योंकि पुलिस से फरार गिडियन बदले की आग लिए बियांका और गैब्रियल को ही ढूंढ रहा था। बियांका ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि गिडियन जल्द ही पकड़ा जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच नेवरमोर में एक बार फिर वेंसडे के कदम पड़े। वो आंधी की तरह अपने कमरे में आई और इनिड से कहा कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर चली जाओ, टाइलर आ रहा है। आज रात उसने उन दोनों को मारने की धमकी दी है। इनिड घबरा गई, लेकिन वो वेंसडे पर ही भड़कने लगी कि उसी की वजह से टाइलर आजाद घूम रहा है, उसकी वजह से ही सारी मुसीबत खड़ी हो रही है। पर नादान इनिड को अंदाजा भी नहीं था
कि वेंसडे ने जो भी किया उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही किया था। तभी वेंसडे की स्पिरिट गाइड वीम्स वहां प्रकट हुई। उसने वेंसडे को मुफ्त की सलाह देते हुए कहा कि अब तो उसे इनिड को उसकी मौत की भविष्यवाणी के बारे में बता देना चाहिए, पर वेंसडे ने अब भी इनिड को कुछ नहीं बताया। इनिड ने गुस्से में वेंसडे से कहा कि उसे वेंसडे की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, वो एक वेयरवुल्फ है, अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकती है, और नाक सिकोड़ती हुई वहां से चली गई। लेकिन फिर भी वेंसडे को अपनी जान से ज्यादा इनिड की जान की फिक्र थी। आज नेवरमोर में डे ऑफ द डेड फेस्टिवल मनाया जा रहा था। आज के दिन आउटकास्ट्स कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों की याद में कैंडल जलाते थे। प्रिंसिपल डॉट धूमधाम से फेस्टिवल मनाने की तैयारी में लगा हुआ था। इसी दौरान वेंसडे डॉट के पास आई और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि टाइलर आजाद घूम रहा है, ऐसे में बच्चों का स्कूल से बाहर जाना ठीक नहीं है, उन्हें ये कार्यक्रम रोक देना चाहिए। पर डॉट को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कहा कि इतने सारे आउटकास्ट्स के बीच हाइड किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खासकर म्यूजिक टीचर कैप्री के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वेंसडे ने पूछा कि उन्हें मिस कैप्री पर इतना भरोसा क्यों है। डॉट ने बताया कि कैप्री का हाइड से पुराना नाता है, वो उन्हें पहले भी काबू कर चुकी है। वेंसडे की अब कैप्री पर दिलचस्पी बढ़ गई। दूसरी ओर घने जंगल में जूडी का कॉन्ट्रैक्ट किलर एक कदमों के निशान का पीछा कर रहा था। वो निशान उसे एक नाले तक ले आए। उसे अंदाजा हो गया कि उसकी शिकार पेशेंट नंबर 1938 यहीं छुपी है। वो जैसे ही अंदर आया, पानी में कुछ हलचल हुई। उसने वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसी पल किसी की लाश पानी में तैरने लगी। किलर ने करीब जाकर देखा, वो केवल एक पुतला था। किलर कोई दूसरा कदम उठाता, उससे पहले ही पीछे पानी में से मौत बाहर निकली। ये ठिकाना टाइलर का था, जो हाइड के रूप में पानी से बाहर निकला। उस किलर ने उसे देखते ही गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन हाइड पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे ही पल हाइड ने हमला किया और उस किलर की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। दूसरी ओर नेवरमोर में वेंसडे म्यूजिक रूम में प्रोफेसर कैप्री के डेस्क की छानबीन कर रही थी। इतने में ही कैप्री वहां आ गई और वेंसडे को अपने डेस्क के पास देख उस पर भड़कने लगी। तभी वेंसडे ने ठंडे लहजे में उसके आगे एल्फी पेन का जिक्र कर दिया। ये नाम सुनकर कैप्री झुंझला उठी। दरअसल एल्फी पेन कैप्री का एक्स बॉयफ्रेंड था, एक हाइड, जिसने एक बार कैप्री को ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन कैप्री उससे बच निकली और कुछ समय बाद एल्फी पेन पुलिस के हाथों मारा गया। वेंसडे ने कैप्री से कहा कि टाइलर आ रहा है उसकी और इनिड की जान लेने, इसलिए उसे हाइड के बारे में सारी जानकारी चाहिए ताकि वो टाइलर को रोकने का तरीका निकाल सके। कैप्री ने वेंसडे को अपनी आप बीती सुनाई, बताया कि वो एल्फी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एल्फी की एक मास्टर थी, उसे भी एल्फी से प्यार हो गया था। तब उस मास्टर ने एल्फी से कैप्री को ही मरवाना चाहा, लेकिन कैप्री एक वेयरवुल्फ थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन फुल मून था। वो अपने असली रूप में आई, एल्फी का सामना किया और बच निकली। हालांकि इस लड़ाई में एल्फी ने गलती से अपने मास्टर को ही मार दिया था। कैप्री ने आगे बताया कि मेल हाइड बिना मास्टर के पागल हो जाते हैं, फिर वो कमजोर होने लगते हैं और अंत में खुद ब खुद मर जाते हैं, लेकिन फीमेल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज्यादा हिंसक भी। वेंसडे ने पूछा कि क्या हाइड किसी नए मास्टर को अपना सकता है। कैप्री ने झिझकते हुए हाँ में जवाब दिया, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि हाइड की मास्टर बनने की कोशिश करना पागलपन होगा। पर पागलपन तो वेंसडे को विरासत में मिली थी। उसने तय कर लिया कि टाइलर को कंट्रोल में रखने के लिए अब वो उसकी नई मास्टर बनेगी। दूसरी ओर जंगल के उस नाले में टाइलर के किलर का शिकार करके जाने के बाद ज़ॉम्बी स्लर्प भटकता हुआ वहां घुस आया था। उस किलर का भेजा चूसकर अपना पेट भर रहा था। तभी उसे किलर की जेब से उसी पेशेंट नंबर 1938 की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर को देख स्लर्प ऐसे भावुक हो गया जैसे उसका उस औरत से कोई पुराना नाता हो। इधर नेवरमोर में टाइलर की पुरानी मास्टर थॉर्नहिल की रिसर्च फाइल खंगालने के बाद वेंसडे को एक केमिकल का फॉर्मूला मिल गया, जिसे टाइलर पर इंजेक्ट करके वो उसे अपने काबू में कर सकती थी। वेंसडे की इस तहकीकात के बीच अचानक एग्नेस वहां प्रकट हो गई। उसने वेंसडे को बताया कि कोई चोरी छुपे नाइटशेड्स की एक सीक्रेट मीटिंग रख रहा है और ये मीटिंग आज रात 10 बजे ईएगो टावर पे होने वाली है। फिर रात के वक्त नाइटशेड्स के सारे मेंबर्स ईएगो टावर पे इकट्ठा हुए, बियांका, एजेक्स, ब्रूनो और केंट। इतने में ही इनिड वहां आई। ये मीटिंग इनिड ने ही रखवाई थी। उसे वेंसडे पर अब भरोसा नहीं रहा था, इसलिए टाइलर से बचने के लिए वो नाइटशेड्स की मदद चाहती थी। हालांकि टाइलर यहाँ आ रहा है ये सुनकर नाइटशेड्स के सारे मेंबर्स भी डर गए। उन्हें बचने का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी वेंसडे वहां आई। उसने कहा कि उसके पास एक प्लान है टाइलर को कंट्रोल करने का, लेकिन इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। तब सभी वेंसडे का साथ देने के लिए तैयार हो गए। वेंसडे वापस स्कूल की केमिस्ट्री लैब में आई और थिंग के साथ मिलकर हाइड को वश में करने वाला केमिकल बनाना शुरू कर दिया।
दूसरी ओर डे ऑफ द डेड के मौके पर पिलग्रिम वर्ल्ड में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया था। पग्जली भी अपने पिता गोमेज के साथ मेले में आया, लेकिन वो बहुत दुखी था। अपने ज़ॉम्बी पेट स्लर्प की कमी उसे खल रही थी। इतने में ही अचानक हर तरफ हंगामा मच गया। लोग एक हॉन्टेड हाउस से ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए भागने लगे। पग्जली खुश हो गया। वो समझ गया कि स्लर्प वहां अंदर ही है। वो अपने पिता को बाहर ही रुकने के लिए कहकर बिना एक पल सोचे हॉन्टेड हाउस में घुस गया। वहीं उसे स्लर्प नजर आया, जो एक आदमी को मारकर उसका भेजा खा रहा था। वो पग्जली पर भी झपटने को हुआ, लेकिन पग्जली ने उसे झटका देकर दूर हटा दिया। इतने में ही बाहर पुलिस का जमावड़ा लग गया। शेरिफ सैंटियागो ने अपनी पुलिस फोर्स के साथ हॉन्टेड हाउस को घेर लिया और स्लर्प को बाहर आने की चेतावनी देने लगी। तब स्लर्प, जो अब बात भी कर सकता था, उसने पग्जली से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पग्जली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं इस जिंदगी को पुलिस की कैद में रहकर वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। पग्जली असमंजस से घिर गया, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रखकर उसने स्लर्प का रास्ता छोड़ दिया। उधर बाहर गोमेज पग्जली का इंतजार कर रहा था। तभी उसने स्लर्प को पीछे के रास्ते से भागते देखा। गोमेज उसे देख ऐसे चौंक गया जैसे कोई बीता हुआ कल उसके सामने आ खड़ा हो। स्लर्प भी गोमेज को देख एक पल मुस्कुराया और फिर वहां से भाग गया। पग्जली हॉन्टेड हाउस से बाहर निकला और पुलिस को बताया कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है। उसने अपने पिता से भी झूठ बोल दिया कि स्लर्प उसे नहीं मिला। वहीं गोमेज ने भी पग्जली से ये बात छुपाई कि उसने स्लर्प को भागते देखा है। कोई तो वजह थी जिस कारण गोमेज अब पग्जली को स्लर्प से दूर रखना चाह रहा था। दूसरी ओर मोर्टिशिया नेवरमोर के डे ऑफ द डेड फेस्टिवल के लिए तैयार हो रही थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ये वही औरत थी, पेशेंट नंबर 1938। उसे देखते ही मोर्टिशिया के चेहरे पर अजीब सा डर उभर आया। उसने उस औरत को फ्रांसवाज कहकर पुकारा। असल में फ्रांसवाज का नेवरमोर से एक गहरा अतीत जुड़ा था। वो सालों पहले नेवरमोर की ही स्टूडेंट थी और मोर्टिशिया की क्लासमेट भी, पर दुनिया की नजरों में वो सालों पहले ही मर चुकी थी। इसलिए मोर्टिशिया उसे अचानक जिंदा देख हैरान हो गई। फ्रांसवाज ने मोर्टिशिया को हकीकत से रूबरू कराया कि जूडी और उसके पिता स्टोनहर्स्ट ने उसकी मौत की झूठी कहानी गढ़ी थी। वो अब तक उनकी लोइस फैसिलिटी में कैद थी। मोर्टिशिया ये असलियत जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों फ्रांसवाज से बहुत ज्यादा डर रही थी। इसी बीच फ्रांसवाज की नजर वेंसडे की तस्वीर पर पड़ गई। ये कौन है पूछने पर मोर्टिशिया ने बताया कि ये उसकी बेटी वेंसडे है। तब फ्रांसवाज भावुक होकर बताने लगी कि वेंसडे उसके लिए फरिश्ता है। उसी ने उसे लोइस फैसिलिटी से आजाद कराया। ये बताते हुए फ्रांसवाज को अचानक खांसी आने लगी। मोर्टिशिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, फ्रांसवाज, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन फ्रांसवाज ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मोर्टिशिया, कुछ खतरनाक लोग हैं जो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, पर मुझे मेरे बेटे तक पहुंचना है। पुलिस मेरे बेटे को मारना चाहती है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मोर्टिशिया फ्रांसवाज के बेटे को अच्छे से जानती थी। वो कोई और नहीं, टाइलर ही था। टाइलर, जो इस वक्त चोरी छुपे नेवरमोर के कब्रिस्तान में घुस चुका था, जहां सारे बच्चे और टीचर्स डे ऑफ द डेड के मौके पर जमा हुए थे। डॉट की भाषण के बीच वो वेंसडे और इनिड को खत्म करने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वेंसडे भी तैयार थी अपनी नाइट शेड्स की टीम के साथ। इसी दौरान थिंग की नजर टाइलर पर पड़ गई। उसने वेंसडे को संकेत दिया। वेंसडे ने सभी को सतर्क किया और बताया कि उनके प्लान का सबसे पहला पड़ाव होगा टाइलर को हाइड के रूप में लाना, क्योंकि वे हाइड के रूप में ही उसे केमिकल इंजेक्ट करके उस पर काबू कर सकते हैं। सभी ने कमर कंस ली। थिंग ने पत्थर मारकर टाइलर का इनिड की ओर ध्यान खींचा। टाइलर गुस्से में इनिड का पीछा करने लगा। इनिड भागती हुई कब्रिस्तान के एक खंडर में आकर रुक गई और टाइलर पर तलवार तान दी। उसी पल बाकी नाइटशेड्स ने भी तलवार आगे कर टाइलर को घेर लिया। वे सभी टाइलर के गुस्से को भड़काकर उसे हाइड बनने पे मजबूर करने लगे। टाइलर गुस्से से जैसे फट पड़ा और हाइड में बदल गया। मौका पाकर वेंसडे दबे पांव पीछे से इंजेक्शन लिए उसकी तरफ आने लगी। वेंसडे हाइड पर इंजेक्शन घोंपने ही वाली थी कि तभी कुछ भयानक घटा। अचानक एक फीमेल हाइड वहां आ धमकी। उसने टाइलर को मारकर दूर हटा दिया और अब वो खुद वेंसडे का शिकार करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन वो हमला कर पाती उससे पहले ही एक आवाज आई, रुक जाओ फ्रांसवाज, क्या अपना वादा भूल रही हो? ये आवाज मोर्टिशिया की थी और वो फीमेल हाइड कोई और नहीं, टाइलर की माँ थी, फ्रांसवाज। दरअसल मोर्टिशिया ने फ्रांसवाज के साथ एक सौदा किया था कि अगर वो उसे उसके बेटे टाइलर तक ले जाएगी तो बदले में फ्रांसवाज को टाइलर के साथ शहर से दूर जाना होगा, इतनी दूर जहां से टाइलर की वेंसडे पर परछाई भी ना पड़े। फ्रांसवाज रुक गई और अपने बेटे टाइलर को लेकर वहां से चली गई। वेंसडे को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी।
अनजाने में उस रात विलो हिल से उसने एक नहीं बल्कि 2 हाइड्स को आजाद करा दिया था। उस रात इनिड और वेंसडे की जान तो बच गई, लेकिन भविष्यवाणी अब भी वही थी। इनिड की जान को अब भी खतरा था। कुछ समय बाद इनिड म्यूजिक रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी कुछ अजीब घटा। इनिड अचानक ही वेयरवुल्फ में बदल गई और जंगल की ओर भाग निकली। अजीब बात ये थी कि वेयरवुल्फ्स तो केवल फुल मून की रात ही अपने असली रूप में आते थे, पर आज तो फुल मून था ही नहीं। फिर भी इनिड का वेयरवुल्फ में बदलना एक असाधारण बात थी। उसी वक्त प्रोफेसर कैपरी म्यूजिक रूम में आई। उसने इनिड को जंगल की ओर भागते देख लिया और वो भी इस अजीब घटना से चिंतित हो उठी। नेवरमोर की ये रात अपने साथ कई सारे राज उजागर करती हुई बीत गई। अगली सुबह प्रिंसिपल डॉट ने नेवरमोर में कर्फ्यू जारी कर दिया। रात के वक्त किसी का भी अपने कमरे से बाहर जाना मना था, क्योंकि अब नेवरमोर पर 2 हाइड्स का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में डॉट कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। दूसरी ओर वेंसडे अपनी शक्तियों के बिना फिर कमजोर महसूस करने लगी। उसने अपनी स्पिरिट गाइड वीम्स से पूछा कि वो अपनी साइकिक शक्तियां वापस कैसे पा सकती है। वीम्स ने बताया कि वेंसडे को उसकी साइकिक शक्तियां उसके परिवार और पूर्वजों से मिली है और परिवार में एकता ही उसकी शक्तियों को वापस ला सकती है। वीम्स ने साफ साफ कहा कि अगर वेंसडे को अपनी शक्तियां वापस चाहिए तो उसे अपनी माँ से अपने रिश्ते ठीक करने होंगे। जैसे ही उनके रिश्ते मजबूत होंगे, वेंसडे को अपनी शक्तियां अपने आप ही मिल जाएगी। लेकिन अपनी माँ का नाम सुनकर ही वेंसडे का दिमाग गर्म हो गया। उसने वीम्स को भगा दिया और अब वो स्कूल के सबसे पुराने प्रोफेसर ओरलॉफ के पास आई। उसने ओरलॉफ से टाइलर की माँ फ्रांसवाज के बारे में पूछा। ओरलॉफ फ्रांसवाज को अच्छे से जानता था, क्योंकि फ्रांसवाज पहले नेवरमोर की एक स्टूडेंट रह चुकी थी। ओरलॉफ ने बताया कि फ्रांसवाज उन दिनों पढ़ाई में जरा कमजोर थी, लेकिन उसका एक भाई था, आइजैक नाइट, जिसे विज्ञान से प्यार था। ओरलॉफ ने बताया कि उसने आइजैक से ज्यादा ब्रिलियंट लड़का आज तक नहीं देखा। वो एक डाविंची था, यानी कि उसके पास चीजों को अपने हाथ से कंट्रोल करने की शक्ति थी। ओरलॉफ ने बताया कि ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिससे वो चल फिर रहा है, ये भी आइजैक की ही देन है। ये सुन आइजैक को लेकर वेंसडे की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ओरलॉफ से और पूछताछ की। ओरलॉफ ने बताया कि आइजैक जितना बुद्धिमान था उतना ही घमंडी भी। वो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। प्रोफेसर अगस्टस स्टोनहर्स्ट यानी कि जूडी के पिता आइजैक के गुरु थे। उन्होंने ईगो टावर पर आइजैक के लिए एक सीक्रेट लैब भी बनवाया था, जहां आइजैक कोई खुफिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन एक रात उस लैब में भीषण धमाका हुआ। उसके बाद से ही आइजैक गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो भाग निकला, जबकि कईयों का मानना है कि वो मर चुका है और उसकी लाश अब भी स्कल ट्री के नीचे दफन है। ये सुनकर वेंसडे चौंक गई। आइजैक की कहानी तो पग्जली के ज़ॉम्बी पेट स्लर्प से मेल खा रही थी, यानी कि स्लर्प ही फ्रांसवाज का भाई आइजैक था। वेंसडे उसी वक्त पग्जली के पास आई और पूछा कि उसने आखिरी बार अपने ज़ॉम्बी को कहाँ देखा था। पग्जली ने वेंसडे को सच बता दिया कि वो उससे पिलग्रिम वर्ल्ड में मिला था और उसकी पुलिस से बचकर भागने में मदद भी की थी। नादान पग्जली ने वेंसडे से चिढ़कर कहा कि सब लोग उसके प्यारे ज़ॉम्बी के पीछे क्यों पड़े हैं, वो तो बस अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। इस पर वेंसडे ने उसे बताया कि उस ज़ॉम्बी का असली नाम आइजैक नाइट है और ना जाने वो कितना खतरनाक है। उसने पग्जली से पूछा क्या उसे आइजैक के बारे में कुछ और भी पता है। तब पग्जली ने वेंसडे को एक तस्वीर दी जिसे आइजैक ने भागते वक्त गिरा दिया था। वो तस्वीर फ्रांसवाज की थी। वेंसडे समझ गई कि आइजैक अपनी बहन को ढूंढ रहा है। उसने एग्नेस को आइजैक की सारी जानकारी निकालने भेज दिया। दूसरी ओर फ्रांसवाज अपने बेटे टाइलर को अपने एक सीक्रेट हाउस में ले आई थी और किसी नन्हे बच्चे की तरह उसे दुलार कर रही थी। टाइलर भी इतने सालों बाद अपनी माँ को जिंदा देखकर हैरान हुआ। तभी वो जब बिस्तर से उठा तो खुद को बेड़ियों से बंधा पाया। टाइलर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और अपनी माँ से खुद को आजाद करने को कहने लगा, लेकिन फ्रांसवाज ने टाइलर को एक तमाचा जड़ दिया और कहा कि अब वो उसकी नई मास्टर है, इसलिए उसे उसका हर आदेश मानना होगा। इतना खौफनाक रूप दिखाने के बाद फ्रांसवाज फिर टाइलर से प्यार जताने लगी। अपनी माँ की सनक देख टाइलर भी डरने लगा। उधर नेवरमोर में इनिड अपने कमरे में मायूस बैठी थी। अचानक वेयरवुल्फ में बदल जाने का कारण वो अब तक समझ नहीं पाई थी। तभी कैप्री उससे मिलने आई। कैप्री ने बताया कि इनिड का यूं किसी भी वक्त वेयरवुल्फ में बदल जाना इस बात का इशारा है कि वो एक अल्फा है। इनिड और ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि एक अल्फा को उसकी प्रजाति के लोग हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। कैप्री ने उसे समझाया कि अल्फा अपनी प्रजाति के सबसे ताकतवर वेयरवुल्फ होते हैं। उनकी खासियत होती है कि वो किसी भी वक्त अपने असली रूप में आ सकते हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी भी है। अगर कोई अल्फा फुल मून की रात अपने असली रूप में आ जाए तो दोबारा कभी इंसानी रूप नहीं ले सकता। इसलिए उसका दल उसे अपनी बिरादरी से बेदखल कर देता है और उसे सारी जिंदगी अकेला ही रहना पड़ता है।
ये सब सुनकर इनिड बेचैन हुए जा रही थी, लेकिन कैप्री ने उसे बस शांत रहने की सलाह दी और कहा कि वो इनिड की खुद पर काबू पाने में मदद करेगी ताकि फुल मून के दिन वो वेयरवुल्फ ना बन पाए। उसने इनिड को हर रोज शाम होने से पहले लुपिन केज में बंद होने की सलाह दी, जिसे खास बेकाबू वेयरवुल्फ को कैद रखने के लिए ही बनाया गया था। उधर दूसरी ओर वेंसडे अपनी नानी माँ हेस्टर फ्रम्प के बंगले में आई। वेंसडे हेस्टर से गुजारिश करने लगी कि उसे उसकी साइकिक शक्तियां वापस चाहिए, क्योंकि उसे फ्रांसवाज और टाइलर को ढूंढना है और उन्हें वापस कैद करना है। नानी माँ अपनी लाडली वेंसडे को कभी मना नहीं कर सकती थी। उसने वेंसडे को रोजलिन रॉटवुड के बारे में बताया। रॉटवुड नेवरमोर की एक पुरानी टीचर थी, हेस्टर के समय की। वो भी वेंसडे और उसकी नानी माँ की तरह रेवन प्रजाति की एक आउटकास्ट थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली। हेस्टर ने बताया कि रॉटवुड उसी कॉटेज में रहती थी जहां इस वक्त वेंसडे के पेरेंट्स ठहरे हुए हैं। वहां रॉटवुड ने कई सारे सीक्रेट चैम्बर्स बनाए थे। वेंसडे हेस्टर को टोकती हुई सीधे मुद्दे पे आई और पूछा, क्या रॉटवुड मेरी शक्तियां लौटा सकती हैं? हेस्टर ने कहा, रॉटवुड कई साल पहले ही मर चुकी है और नेवरमोर के कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन उसकी कब्र का पत्थर अब भी उसकी काली शक्तियों से भरा हुआ है। अगर कोई रेवन उस कब्र के पत्थर पर लिखे शब्दों को दोहराता है तो उसे कुछ समय के लिए साइकिक एबिलिटी मिल जाएगी। ये बताने के लिए वेंसडे ने अपनी नानी माँ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन हेस्टर ने कहा, वेंसडे मैंने तरीका बताया है, पर यह जरूरी नहीं कि तुम उस पर अमल करो। याद रहे, शक्तियां पाने का ये शॉर्टकट काफी खतरनाक भी हो सकता है। पर वेंसडे हेस्टर की इन बातों को अनसुना करती हुई वापस नेवरमोर लौट आई और उसी रात कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगी। तभी इनिड ने उसे इस वक्त कहीं भी जाने से मना किया, क्योंकि प्रिंसिपल डॉट ने स्कूल में कर्फ्यू लगाया था। अगर रात के वक्त कोई भी अपने कमरे से बाहर पाया जाता तो उसे और उसकी डॉर्मिट्री के सभी सदस्यों को गाला सेरेमनी से बैन कर दिया जाता। गाला सेरेमनी जल्द ही होने वाली थी। उस सेरेमनी में इनिड एक डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि ये मौका हाथ से निकल जाए। दोनों में तीखी बहस छिड़ गई। इनिड ने तो यहाँ तक कह दिया कि वेंसडे घमंडी और नकचड़ी है, लेकिन वेंसडे उसे अनसुना करती हुई चोरी छुपे कब्रिस्तान की तरफ चल दी। इनिड गुस्से में दांत पीसती रह गई। कुछ देर बाद थिंग कमरे में आया और इनिड को बताया कि प्रोफेसर कैप्री एक एक कर सबका कमरा चेक कर रही है। इनिड की मुसीबत बढ़ गई। अगर कैप्री वेंसडे को कमरे से गायब देखती तो उसके साथ साथ इनिड का भी गाला सेरेमनी से पत्ता कट हो जाता। कैप्री को आने में अभी कुछ वक्त था। इनिड ने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में वेंसडे को कमरे में वापस लाकर रहेगी, चाहे उसे घसीटकर ही क्यों न लाना पड़े। वो फौरन कब्रिस्तान की ओर भागी। उधर वेंसडे कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी और रॉटवुड के कब्र की चट्टान को छूकर उस पर लिखे शब्दों को दोहरा रही थी। उसने जैसे ही सारे शब्द दोहराए, अचानक उसे एक झटका सा लगा और उसे एक विजन आया। वेंसडे ने खुद को रॉटवुड के कॉटेज के एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जहां रॉटवुड की आत्मा साक्षात उसके सामने खड़ी थी। वेंसडे ने बिना वक्त जाया किए उससे कहा कि उसे अपनी साइकिक शक्तियां वापस चाहिए ताकि वो टाइलर और उसकी माँ को ढूंढ सके। तब रॉटवुड की आत्मा ने एक लौ जला दी और वेंसडे से कहा कि इस लॉ पर अपना हाथ रखने से उसे कुछ वक्त के लिए उसकी साइकिक शक्तियां मिल जाएगी। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी कि अगर वेंसडे ने वक्त से पहले लॉ से हाथ हटा लिया तो उसे इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वेंसडे बिल्कुल भी घबराई नहीं। बिना एक पल सोचे उसने जलती लॉ पर हाथ रख दिया। पर तभी उधर असली दुनिया में इनिड भागती हुई आई और वेंसडे को झकझोर कर पत्थर से उसका हाथ हटा दिया। पत्थर से हाथ हटते ही वेंसडे का हाथ लॉ से भी हट गया और वो विजन से बाहर आ गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह इनिड की अचानक आंख खुली। उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। अचानक उठकर वो आईने के पास आई और खुद को ही देखकर हैरान होने लगी। तभी उसने देखा वेंसडे उठते ही पागलों की तरह चीखे चिल्लाए जा रही थी। इनिड और वेंसडे दोनों के ही मिजाज बदले हुए थे। असल में इनिड और वेंसडे के शरीर की अदला बदली हो गई थी। ये कीमत थी लॉ से हाथ हटाने की। वेंसडे के शरीर में आकर इनिड बौखला गई। उसे किसी मुर्दे की तरह अपना शरीर ठंडा महसूस हो रहा था। वो वेंसडे से शिकायत करने लगी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, लेकिन वेंसडे ने भी ठंडे लहजे में कहा कि मेरे पीछे तुम आई थी, गलती तुम्हारी है। इनिड फिर बहस करने लगी, लेकिन वेंसडे बातों में वक्त बर्बाद करना छोड़ रॉटवुड की कब्र के पास जाने लगी ताकि अपने शरीर में वापस लौटने का कोई रास्ता ढूंढ सके। उसने इनिड को भरोसा दिलाया कि उसे उसका शरीर वापस मिल जाएगा, लेकिन तब तक उसने इनिड को अपनी एक्टिंग करते रहने को कहा और उसे खास सलाह दी कि मेरी फैमिली से दूर रहना, खासकर मेरी माँ से। शुरुआत में तो इनिड को लगा कि वेंसडे की एक्टिंग करना कितना ही मुश्किल होगा, बस हमेशा सीरियस ही तो रहना है। लेकिन जब वो बाहर निकली तो खुश मिजाज इनिड के लिए खुद को एक पल भी सीरियस रख पाना मुश्किल लग रहा था। वो चाहकर भी वेंसडे की तरह लोगों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी।
दोस्तों को देखकर उसके अंदर की इनिड बार बार उछल पड़ती थी। इसी दौरान इनिड वेंसडे की मॉम से टकरा गई। मोर्टिशिया भी आज पहली बार वेंसडे को ऐसे उत्साहित देखकर हैरान रह गई, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये बदलाव कोमा में जाने की वजह से है। उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए वेंसडे को आज रात फैमिली डिनर पर आने को कहा। उधर वेंसडे एक बार फिर रॉटवुड की कब्र पे पहुंची और उसे छूकर उस पर लिखे मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन तभी वीम्स वहां प्रकट हुई और उसने वेंसडे को याद दिलाया कि अब वो रेवन नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ के शरीर में है, इसलिए ये मंत्र काम नहीं करेंगे। वीम्स ने बताया कि जो वेंसडे के साथ हुआ वो पहले भी 2 रेवेंस के साथ हो चुका है। जब उनके शरीर की अदला बदली हुई तो वो दोनों ठीक 24 घंटे के बाद मारी गई थी, यानी कि अगर वेंसडे 24 घंटों के अंदर अपने शरीर में वापस नहीं जा पाई तो इनिड और वेंसडे दोनों मारी जाएंगी। इसका मतलब था कि वेंसडे की वजह से इनिड की मौत होने वाली भविष्यवाणी सच होने वाली थी। वेंसडे इस बात से काफी ज्यादा भयभीत हो गई। इसी दौरान उधर ज़ॉम्बी आइजैक अपनी बहन को ढूंढता हुआ उसके मर चुके हस्बैंड गैल्पिन के घर आया। उसने आसपास छानबीन की और उसे डॉग हाउस के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट तहखाना मिल गया। उसी तहखाने के अंदर फ्रांसवाज अपने बेटे टाइलर के साथ छुपी हुई थी। आइजैक जब अंदर आया उसे देख फ्रांसवाज के होश उड़ गए। आइजैक और फ्रांसवाज में भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। आइजैक को इतने सालों बाद जीवित देख फ्रांसवाज खुशी से फूले नहीं समा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाई। तभी अचानक फ्रांसवाज को खांसी आने लगी, उसके मुंह से खून निकलने लगा। टाइलर परेशान हो गया। उसके पूछने पर फ्रांसवाज ने बताया कि ये हाइड होने का नतीजा है। एक हाइड लंबे समय तक नहीं जी पाता। जितने भी बार वो हाइड में बदलता है उतना ही कमजोर होता जाता है और अंत में मर जाता है। हालांकि फ्रांसवाज फीमेल हाइड होने की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो अब तक जिंदा थी, लेकिन उसे अपनी मौत अब नजदीक लग रही थी। इस पर आइजैक ने कहा कि वो फ्रांसवाज को ठीक कर सकता है। दरअसल अपने समय में उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वो किसी भी आउटकास्ट की शक्ति को निकालकर उसे साधारण इंसान में बदल सकता था। ये मशीन उसने खास अपनी बहन फ्रांसवाज के लिए ही बनाई थी ताकि वो उसके अंदर के हाइड को निकालकर फ्रांसवाज को लंबी उम्र दे सके। फ्रांसवाज ने बताया कि आइजैक के मरने के बाद प्रोफेसर स्टोनहर्स्ट ने आइजैक की उस मशीन का डिजाइन चुरा लिया था और विलो हिल में वैसी ही मशीन बनाकर उसका उल्टा इस्तेमाल कर रहा था। वो आउटकास्ट की शक्तियां आम इंसानों में डाल रहा था। आइजैक ने कहा कि अगर वो मशीन अब भी विलो हिल में है तो वो उस मशीन से फ्रांसवाज को ठीक कर सकता है, लेकिन फ्रांसवाज और टाइलर को जूडी का डर था। जूडी के रहते अगर वे विलो हिल गए तो फिर से पकड़े जा सकते थे। तभी आइजैक ने उन्हें जूडी की एक आईडी दिखाई, खून से सनी हुई। मतलब साफ था आइजैक जूडी को पहले ही मार चुका था। अब तीनों विलो हिल जाने के लिए तैयार थे। इसी दौरान उधर नेवरमोर में वेंसडे अपनी माँ के कॉटेज की छानबीन कर रही थी। विजन में उसने यही कॉटेज देखा था और इसी कॉटेज के किसी सीक्रेट चैम्बर में वो रॉटवुड की आत्मा से मिली थी। तभी कमरे की दीवार टटोलते हुए उससे गलती से एक स्विच दब गया, जिससे वो दीवार घूम गई और वेंसडे एक छुपे हुए कमरे में पहुंच गई। उसे वहां रॉटवुड का एक खोखला स्टैच्यू दिखाई दिया। वेंसडे जैसे ही उसके करीब पहुंची, स्टैच्यू से एक कंकाल निकला और वेंसडे का हाथ पकड़ लिया। दूसरे ही पल उस स्टैच्यू में रॉटवुड की आत्मा उभर आई। वेंसडे को यही उम्मीद थी। उसने रॉटवुड से सीधा सवाल किया कि वो अपना शरीर वापस कैसे पा सकती है। इस पर रॉटवुड की आत्मा ने कहा, इसके 2 रास्ते हैं, या तो तुम जिस शरीर में हो उसे मार दो, या फिर तुम जिसके शरीर में हो उसके सारे गहरे राज तुम्हें पता करने होंगे। तुम्हारे पास केवल सुबह तक का वक्त है। ये कहकर रॉटवुड की आत्मा गायब हो गई। वेंसडे वापस स्कूल लौटी और सबसे पहले इनिड के बॉयफ्रेंड ब्रूनो के पास गई। तभी उसने ब्रूनो को किसी से बात करते सुना। उसे पता चला कि ब्रूनो फिलीपींस लैंग्वेज में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इनिड को ये भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो अब तक जान नहीं पाई कि ब्रूनो उसे चीट कर रहा है, पर वेंसडे को ये भाषा अच्छे से समझ आती थी। उसने उसी भाषा में ब्रूनो को गालियां दी, उससे इनिड का ब्रेकअप करवा दिया। उसी वक्त कैप्री वहां आई और वेंसडे को इनिड समझकर उसे दिन ढलने से पहले लुपिन केज में बंद करने ले गई। दूसरी ओर वेंसडे के शरीर में रहकर इनिड को भी वेंसडे के कई राज मालूम चले थे। एग्नेस ने उसे वेंसडे समझकर उसके आगे उसकी मौत की भविष्यवाणी का जिक्र कर दिया था और इनिड को एग्नेस से ये भी पता चल गया था कि वेंसडे अब तक जो भी करती आई वो सब इनिड को बचाने के लिए था। फिर उसी शाम इनिड एडम्स फैमिली के घर डिनर करने पहुंची। इनिड वेंसडे की तरह बर्ताव करने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि मोर्टिशिया को शक न हो, पर मोर्टिशिया को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। तभी अचानक वीम्स मोर्टिशिया के सामने प्रकट हुई। उसने मोर्टिशिया को बताया कि वो वेंसडे की नई स्पिरिट गाइड है। आगे उसने कहा कि अपनी नानी माँ की बात मानकर वेंसडे रॉटवुड की कब्र पे जा पहुंची थी
ताकि अपनी शक्तियां वापस पा सके। लेकिन इस चक्कर में उसकी और इनिड की शरीर की अदला बदली हो गई। वीम्स ने मोर्टिशिया को सावधान किया कि अगर सुबह होने से पहले वेंसडे और इनिड अपने शरीर में नहीं लौटे तो दोनों मारे जाएंगे। इस बात ने मोर्टिशिया की चिंता बढ़ा दी। उसने वीम्स से पूछा कि वो इनिड और अपनी बेटी को कैसे बचा सकती है। इस पर वीम्स ने कहा कि उनकी मदद कोई नहीं कर सकता, बस वो दोनों ही एक दूसरे को बचा सकते हैं। इनिड वीम्स को देख और सुन नहीं सकती थी। मोर्टिशिया ने इनिड को भी सारी बात समझाई और कहा कि जाकर वेंसडे को ढूंढो और अपने शरीर में वापस लौटो। इनिड फौरन वहां से चली गई। इसी दौरान दूसरी ओर प्रोफेसर ऑर्लॉफ अपनी क्लास खत्म करके लौट रहे थे। तभी अचानक आइजैक उनके सामने आ धमका। आइजैक को जिंदा देख ऑर्लॉफ भी भौचक्का रह गया। वो यहाँ आया था एक पावर सोर्स लेने जो ऑर्लॉफ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाती थी। आइजैक ने उसे निकाल लिया, जिससे मशीन बंद हो गई और ऑर्लॉफ मारा गया। जाने से पहले आइजैक ने ऑर्लॉफ का दिमाग चूस लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अदृश्य एग्नेस अभी क्लास में ही थी। उसने आइजैक की सारी दरिंदगी देखी और उसके पीछे लग गई। उधर इनिड वेंसडे को लुपिन केज से बाहर निकालने पहुंची। वेंसडे को बाहर निकालते ही वो इस बात पे झगड़ने लगी कि वेंसडे ने उससे उसकी मौत की भविष्यवाणी वाली बात क्यों छुपाई और उसे ये भी नहीं बताया कि अगर सुबह होने से पहले वे अपने शरीर में वापस नहीं लौटे तो दोनों मारे जाएंगे। वेंसडे इनिड को कुछ समझा पाती उससे पहले ही इनिड के फोन पर एग्नेस का कॉल आया। एग्नेस ने उन्हें बताया कि उसने आइजैक को ढूंढ लिया है, जो अपनी बहन फ्रांसवाज और टाइलर को लेकर विलो हिल जा रहा है। एग्नेस उनकी गाड़ी की डिक्की में ही छुपी हुई थी। नादान एग्नेस वेंसडे का भरोसा जीतने के लिए मौत के मुंह में जा रही थी। वेंसडे ने उसे फौरन वहां से निकलने को कहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उनकी कार जल्द ही विलो हिल पहुंचने वाली थी। वेंसडे दुविधा में पड़ गई। सुबह होने में बस कुछ ही समय बचा था। अगर वेंसडे और इनिड अपने अपने शरीर में वापस नहीं लौटते तो मारे जाते, लेकिन वेंसडे एग्नेस को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। उसने इनिड से कहा कि खुद को वे बाद में बचाएंगे, पहले उन्हें एग्नेस को बचाना होगा। वेंसडे इनिड के साथ विलो हिल के लिए निकल पड़ी। उधर विलो हिल में आइजैक ने अपनी बहन के अंदर के हाइड को निकालने की सारी तैयारियां कर ली थी। पिछले हादसे के बाद से ही विलो हिल की बिजली गुल थी, इसीलिए आइजैक को ऑर्लॉफ की मशीन में मौजूद पावर सोर्स की जरूरत पड़ी। अपनी बहन को अंदर एक स्ट्रेचर पर लिटाकर आइजैक मशीन ऑन करने लगा। इसी दौरान टाइलर को वहां किसी और के भी होने का अंदेशा हुआ। इधर उधर घूमते हुए उसने अचानक किसी को धर दबोचा। वो एग्नेस थी, जो अब टाइलर के चंगुल में फंस चुकी थी। एग्नेस को देख आइजैक का मन ललचाने लगा। उसने टाइलर से कहा कि इसे अभी सेल में बंद कर दो। वो बाद में एग्नेस का भेजा चूसने वाला था। टाइलर ने उसे सेल में ले जाकर बेड़ियों से बांध दिया और फिर आइजैक और टाइलर अपने काम पर लग गए। इस दौरान वेंसडे और इनिड भी वहां पहुंच चुकी थी। वेंसडे टाइलर और आइजैक की नजर से बचती हुई एग्नेस के सेल में घुस गई और एग्नेस को छुड़ाने लगी, पर तभी टाइलर वहां आ गया। इनिड ने टाइलर को रोकने की कोशिश की, लेकिन टाइलर ने उसे मारकर दूर फेंक दिया और अब वो वेंसडे को इनिड समझकर उसे मारने बढ़ा, पर तभी वेंसडे ने उसे एक जोर की लात मारी, जिससे टाइलर दूर जा गिरा। इनिड के शरीर में होने के कारण वेंसडे अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी और वेयरवुल्फ में बदल रही थी। उसने जल्दी इनिड और एग्नेस को वहां से भागने को कहा। इनिड एग्नेस को लेकर फौरन वहां से निकल गई। वेंसडे आधी खूंखार भेड़िए में बदल चुकी थी, पर तभी टाइलर ने उसके सेल का दरवाजा लॉक कर दिया। इधर एग्नेस गायब हो गई और उसने आइजैक की मशीन का पावर फुल कर दिया, जिससे मशीन हीट होने लगी। अब आइजैक और फ्रांसवाज की ही जान पर बन आई थी। ये देख टाइलर गुस्से में इनिड और एग्नेस को मारने बढ़ा। तभी वेंसडे सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आई। वो पूरी तरह खूंखार भेड़िए में बदल चुकी थी। टाइलर भी उसे देख अपने अंदर के हाइड को जगाने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया, क्योंकि टाइलर जितने बार भी हाइड बनेगा उसकी जिंदगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। वेंसडे ने टाइलर की गर्दन दबोच ली, पर तभी इनिड ने उससे चिल्लाकर कहा कि ये जगह ब्लास्ट होने वाली है, उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। वेंसडे टाइलर को छोड़कर इनिड और एग्नेस के साथ वहाँ से निकल गई। अब आइजैक की मशीन भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। धमाके से ठीक पहले वे सब भी वहाँ से भाग निकले। उधर वेंसडे अब नॉर्मल हो चुकी थी। टाइलर, आइजैक और फ्रांसवाज से उनका पीछा छूट चुका था। वेंसडे ने एग्नेस की जान तो बचा ली, पर अपनी जान बचाने के लिए वेंसडे और इनिड को सुबह होने से पहले अपने अपने शरीर में वापस लौटना जरूरी था। वेंसडे इनिड को लेकर फौरन रॉटवुड की कब्र पर लौटी। उन दोनों ने कब्र के पत्थर पे हाथ रखे। अब रॉटवुड के बताए मुताबिक उन दोनों को अपने शरीर में लौटने के लिए एक दूसरे के गहरे राज खोलने थे। इनिड ने वेंसडे के बारे में जाना था कि वो बहादुर है, लेकिन अपनी मॉम को अपने बारे में कुछ भी बताने से डरती है। उसे डर है कि वेंसडे के अंदर के अंधकार को उसकी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वेंसडे अपनी माँ से दूर भागती है। वहीं वेंसडे ने भी इनिड के बारे में ये जाना था
कि इनिड रहम दिल है, जिस वजह से लोग उसे कमजोर समझने की गलती करते हैं, लेकिन असल में अंदर से इनिड बहुत ताकतवर है। इस तरह एक दूसरे को गहराई से जानकर वेंसडे और इनिड ने अपने अपने शरीर को वापस पा लिया। इस जीवन दान के साथ इनिड की मौत की भविष्यवाणी अब टल गई थी। इनिड इस बात से बहुत खुश थी। इसी दौरान वीम्स वहां प्रकट हुई। वेंसडे ने इनिड को स्कूल लौटने को कहा और वीम्स के पास आई। वीम्स ने बताया कि वेंसडे इनिड की मौत को तो टालने में कामयाब हो गई, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उससे एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। वीम्स उसे आत्माओं की दुनिया में ले गई और दिखाया एक कब्र का पत्थर जिस पर एडम्स का नाम लिखा था, यानी कि अब एडम्स फैमिली में से किसी की मौत होने वाली थी। आखिर इस कब्र में एडम्स फैमिली का कौन सा सदस्य दफन होगा? आखिर आइजैक और फ्रांसवाज के साथ गोमेज और मोर्टिशिया का ऐसा कौन सा अतीत जुड़ा था जिससे वे दोनों दहशत में थे? इन रहस्यों के साथ वेंसडे सीजन 2 का एपिसोड 5 और 6 हमें यहीं छोड़ जाता है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स में इन सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। और सिर्फ यही नहीं, आगे की कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मिलते हैं सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।